नमस्कार साथियों, मैं आशीष सिकरवार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं 2019 का जो प्रीलिम्स हुआ उसका रिजल्ट आ चुका है और उन सभी मित्र बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने इस प्रीलिम्स के जो रिजल्ट को पास किया और अब उनकी बारी है मेंस लिखने की। तो दोस्तों, हम यहां पर अब बात करेंगे मेंस की। तो यहां पर मैं आपके सामने हिंदी से संबंधित चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे मेंस में आप इतना अच्छा कर सकते हैं। जो हम सोचते हैं कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप चाहते हैं कि इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट इसको बोला जाता है और हम चाहते हैं आपका वो स्कोर बने। तो छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप नंबरों को आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में हम आज बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब हम आगे प्रीलिम्स जो आपका 2020 जिसके बारे में नोटिफिकेशन आ चुका है वो भी हम स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी 2021 से हमारा प्रीलिम 2020 के लिए भी हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। तो फिर हम सजग रहेंगे इन चीजों के बारे में, लेकिन उससे पहले आज मैं बात करने वाला हूं, हम बात करेंगे मेंस की। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो आप सबसे पहले एक चीज कर लीजिएगा, आप फॉलो कर सकते हैं हमको हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस पर। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है आप वो भी कर सकते हैं। फायदा ये है कि आपको जो भी पीडीएफ चाहिए या हम जो आप पीडीएफ पढ़ाते हैं यहाँ पे जो भी आप डिस्कस करते हैं हम और आप मिलकर, वो पीडीएफ आपके पास टेलीग्राम के चैनल के साथ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसमें आप जरूर इसको फॉलो कीजिएगा, उसमें जुड़िएगा। फिर आपका आता है फेसबुक और आपका आता है इंस्टाग्राम। इन सभी के माध्यम से हम आपके साथ रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसमें आपको पीडीएफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे नेक्स्ट क्लासेस के चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिएगा अपने उन मित्र बंधुओं और परिचितों में जिन्होंने 2019 का प्रीलिम्स पास करके अब वो मेंस लिखने जा रहे हैं। ठीक है, और आगे आपके जैसे मैंने बताया भी था कि 2020 भी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स। तो ये आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट जो किसी न किसी कारण से या कुछ भी कह सकते हैं जो रह गए हैं, आप वहां से फिर से एक नई शुरुआत हम वहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पेपर है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट है, जो बैच आज से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसमें सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हार नहीं मानते। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा पीएससी है 2019 में जब हुआ तो काफी लंबे समय के बाद इसका मेंस लिखने की बारी आई है। ठीक है, तो ये सब चीज आप ही के लिए हम लोग लेके आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे मेन चीज है कि जैसा हम और हमारी टीम आपसे जुड़ी हुई है, ऐसे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हम आगे। आज एमपीपीएस से संबंधित बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी, जैसा कि आप जानते हैं, पंचम प्रश्न पत्र होता है। मेन सर ये है कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा उनको बता देना चाहता हूं। हालांकि वो सब सजग रहते हैं इस चीज में, लेकिन तब भी हमारे टीम का प्रयास रहता है कि आपको हर छोटी छोटी बात आपको अवगत कराई जाए। ठीक है, जैसा मेरा अभी सब्जेक्ट है हिंदी है, जिसमें हम पंचम प्रश्न पत्र और षष्ठम भी मतलब इसी को मानते हैं क्योंकि वो निबंधात्मक होता है, आता तो हिंदी में ही है। तो बात करें पंचम प्रश्न पत्र के ऊपर, तो ये रहा आपका पंचम प्रश्न पत्र, जिसमें आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं यहां से पल्लवन से हम स्टार्टिंग करेंगे आज। हालांकि पल्लवन और संक्षेपण को साथ साथ पढ़ा जाता है, लेकिन आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पल्लवन को हम थोड़ा समझेंगे। पल्लवन, भाव पल्लवन जो इसी का नाम होता है, भावार्थ, तो हर एक छोटी छोटी बातों को हम इसमें समझने का एक प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे संधि और समास। फिर उसके बाद आता है आपको व्यापक शब्द सीमा लिखनी पड़ती है 50 शब्द के माध्यम से। इसमें आपके ऐसे वाक्य भी आते हैं जो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू आपको इंग्लिश कन्वर्ट करना होता है। काफी मुश्किल आती है, ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से होते हैं उनको कन्वर्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब आप ही को सीखना है। ठीक है, ये आप ही के लिए होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, मेन होता है कि हम अपने प्रति कितने वफादार हैं, हम अपने एग्जाम के प्रति कितने वफादार हैं, तो उसी माध्यम से हम अपने एग्जाम की तैयारी भी करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो उसके बाद आगे संधि, समास और विराम चिन्ह की हम बात करेंगे। देन बात करेंगे, अगर हम खा की ओर जाएं, संक्षेपण की। जैसा मैंने आपको बताया कि पल्लवन और संक्षेपण दोनों साथ साथ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम यहां पर अलग अलग उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, छोटी से छोटी बातों को समझेंगे, उसमें कैसे चीजें लिखी जाती हैं, कैसे क्वेश्चन आते
आते हैं या आ सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, आप और हम मिलकर बात करेंगे आगे। तो गा नंबर आता सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट गा नंबर है। यहां से 3 मार्क जो 3 मार्कर्स होते हैं वो बनते हैं, और इसमें सीधा सीधा आपका एक पत्र आता है जो आपको कुछ भी आपका नाम देगा कि आप ये हैं, और आपको अपने जो भी माध्यम, चाहे अधिकारी हो या आप एक नॉर्मल जो आम इंसान है और आप किसी को देना चाहते हैं, किसी बात को अवगत कराना चाहते हैं, तो कैसे पत्रों के माध्यम से आप वो करेंगे। तो इनका सबका एक प्रारूप रहता है, ठीक है। इन सबका एक तरीका होता है लिखने का, उन सब तरीकों से हम यहां पर अवगत होंगे, जिसमें आपका शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, या इसे हम बोलते हैं स्मरण पत्र भी बोलते हैं, अधिसूचना, टिप्पण, लेखन। तो ये सब चीजें हैं, ये सब पत्रों के माध्यम से पूछी जाती हैं। आपको स्पेशली उसमें नाम दिया होता है और उसके ऊपर लिखना होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने अनुसार कोई नाम ना दें। जैसे उसमें आपको कोई भी नाम लिखा गया है या नहीं लिखा गया, कभी कभी पत्र में कोई नाम स्पेशली आपको नहीं दिया जाता है, तो उसमें आप भी उसका हो या किसी का भी नाम उसमें मेंशन नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका जो प्रश्न पत्र है वो कैंसिल मान लिया जाता है। वजह यह है कि उसमें ऐसा समझ में आता है कि आपने किसी को हिंट की है। तो यकीन रखिएगा, याद रखिएगा कि आपको अपने माध्यम से अपनी सोच विचार के केवल आंसर लिखने हैं, और उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा, चाहे भले वो आपका नाम हो या किसी और का नाम हो या स्टार लगाओ या कुछ भी लगाओ, ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती, हो सकता है गलती से हो जाती है, तो वो छोटी सी गलती आपके प्रश्न पत्र को कैंसिल करवा दे। तो ध्यान रखिएगा चीजों को, ठीक है। बात करते हैं प्रयोग, शब्दावली, प्रारंभिक व्याकरण, ये सब चीजें बात करेंगे धीमे धीमे। फिर आते हैं आपका प्रशासनिक परिभाषिक, जो आपकी शब्दावली है, ये हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, इसको ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया, कुछ भी समझ लीजिए, आपको एक आयुक्त वर्ड दे दिया गया और आपसे पूछा जाता है कि आयुक्त वर्ड का पारिभाषिक शब्द इंग्लिश में क्या बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पारिभाषिक शब्द आते हैं हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। तो ये सब चीजें मैं आपको जरूर पीडीएफ आपको जरूर दूंगा इंस्टाग्राम पर, या सॉरी आपके टेलीग्राम पर, और आपको इससे संबंधित जो बातें रहेंगी मैं आपको यहां पर जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मुहावरे और कहावतें। मुहावरे कहावतों में सीधा सीधा आपका नंबर पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि मुहावरे क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सब की बातें करेंगे जो 3 मार्क्स में आते हैं। कुछ आपको मुहावरे दिए होते हैं, उनका वाक्य प्रयोग करना होता है, उनके अर्थ को समझाना होता है, या लोकोक्ति जो है वो सेम इसी प्रकार की उनके वाक्य प्रयोग या शब्दों को समझाना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विलोम और समानार्थी क्या होते हैं, कैसे इनके अर्थ निकाले जाते हैं, या किस प्रकार से अगर आपको याद नहीं है तो कैसे हम उसको लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मित्रों कि जब भी आप एमपीपीएससी मेंस जिन्होंने दिया है या जो नए आप देने वाले हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिवाइज होते हैं, जैसा आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको एक बार जरूर हिंदी में, फिलहाल हिंदी में तो खासकर ये रिवाइज होते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और आपको जो है यहां से विलोम क्या है, समानार्थी क्या है, मुहावरे, कहावतें, या इस प्रकार से जितनी भी चीजें हैं आपको पीडीएफ दे दी जाएगी आपके इंस्टाग्राम पर। नेक्स्ट आप लेकिन जुड़िएगा हमारे साथ जरूर, ताकि आपको ये सहज उपलब्ध हो सके। अब बात करते हैं तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, शब्दयुग्म में, ये सब चीजें हम आपको एक व्याकरण के रूप में सिखाएंगे। चूंकि इसमें लिखने का इतना नहीं आता है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आप जानते हैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इसका नाम बताइए या इसका समानार्थी क्या होगा। अब आपको आता है तो आप लिख देंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं आता है, फिर कोई इसका मतलब ही नहीं था, आपका 100% मार्क्स वहां से जाएगा। तो चूंकि ये आपका मेंस है तो इसमें कोई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, जैसे आपका सब इंस्पेक्टर में या कहीं अदर स्टेट में जैसे आपके लोकल जो एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं। चूंकि एमपीपीएससी है, मेंस है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, लिखने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा, कुछ चीजें आपको याद भी करनी है, क्योंकि आपको जो राइटिंग स्किल है वो काफी चीजें आपकी राइटिंग स्किल जो आपकी याद करने से भी बनती है, ठीक है। सोचना बहुत कम हो पाता है, क्योंकि हम जब लिखने बैठते हैं तो चीजें, हमारा पेन चलना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि टाइम खत्म हो जाए और हम लिख ही ना पाए। तो याद रखिए कुछ चीजें याद करने की होती हैं, कुछ चीजें ट्रिकों के माध्यम से कैसे लिखी जाती हैं, कुछ चीजों के परिभाषिक शब्द कैसे होते हैं, क्या होगा, हम वो सब तरीका सीखेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे यहां पर आगे अपठित गद्यांश की, प्रतिवेदन की, प्रशासनिक विधि, पत्रकारिता, साहित्य और समाज की, और सबसे जो बाद में बात करेंगे जो षष्ठम प्रश्न पत्र हमारा है, जिसमें हम देखेंगे
वो क्या रहेगा? निबंध। निबंध रहेगा 50 अंकों का रहेगा, जिसमें आपको 1000 शब्दों में लिखना है। फिर रहेगा 25 अंक और 25 अंक, जिसमें द्वितीय और तृतीय जो रहेंगे आपके 250-250 शब्दों के माध्यम से। तो निबंध कैसे लिखे जाएंगे, क्या क्या उसमें तरीके होते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम उसको अगर मेंशन करें तो कहीं ना कहीं हमको नंबर अच्छे मिलने के एक चांसेस बनेंगे। तो वह सब चीजें हम और आप मिलकर इसको शेयर करेंगे, ठीक है। और इन चीजों के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और आप अपने जो उन्नति आप चाहते हैं, जो आप पद चाहते हैं, वो आपको मिले, ठीक है। चलिए इसी आशा के साथ हम आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला तरीका, जो बात करेंगे हम किसकी? पल्लवन की, ठीक है। चलिए बात करते हैं पल्लवन। एक बहुत सी सिंपल सी बात है, पल्लवन क्या होता है। क्वेश्चन में तरीके अलग अलग हैं, क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ सकते हैं। जैसे घुमाना का मतलब यह है कि क्वेश्चन वही है, किसे कहते हैं ये वर्ड तो आना ही है। अब पल्लवन से संबंधित बात करें तो पल्लवन, या बोलेंगे आपसे भाव पल्लवन, या आपसे पूछेंगे विस्तारण, या आपसे पूछेंगे भाव विस्तारण। तो ये सब 4 नाम हैं जो रिपीट होंगे, ठीक है। बात एक ही है, सबका परिभाषा सेम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कहीं आप ये ना सोचने पड़ जाए कि विस्तारण क्या था, पढ़ाया तो पल्लवन था, पूछा विस्तारण है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सबके ये एक अपने शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो बात करते हैं पल्लवन की। पल्लवन क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा एक लाइन में अगर मैं आपको इसका उत्तर दूं तो पल्लवन, आपने नाम सुना होगा पल्लवित होना, मतलब खिलना, या कह सकता है उगना, बड़ा होना, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब आप किसी शाखा से एक नई कोपल निकलना देख लें, ठीक है, तो कोपल का फूटना या बीजों का फूट के जो कोपलें बनती हैं उसे बोलते हैं पल्लवित होना, वही बस पल्लवन है। मतलब आप अपने विचारों को, आप अपने बिंदु विचारों को, या आप ऐसे कोई कथन, कोई उक्ति है जिसे आप बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले हैं, लेकिन कैसे? सहज भाषा में, सरल भाषा में, और मौलिकता उसकी बनी रहे, क्योंकि इसका मूल तत्व तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। वजह क्या है कि आपको लेखक ने दिया है कि भाई आपको एक लाइन दी हुई है और उसमें आपको बोला कि इसका भाव पल्लवन या पल्लवन कीजिएगा। तो पल्लवन का मतलब यह नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भी बोलते जाएं या लिखते जाएं। आपको उसमें मूल भाव जो लेखक चाहता है उसमें आपके लिखित होने चाहिए। 2 तरीके होते हैं, मूल भाव और उसके गौण भाव। मूल भाव मतलब जो विशेष तरीका उसमें दिया गया है, जो विशेष बात है वो तो आपको लिखनी है, साथ में गौण शब्द जो लिखे गए हैं उनको भी लेकर आप उसको पल्लवित कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पहले पल्लवन की, बात करते हैं। चलिए बात करते हैं पल्लवन की। तो किसी निर्धारित विषय, कोई भी विषय निर्धारित, जैसे आपका कोई उक्ति है, कोई उक्ति मतलब होता है कथन, कोई वाक्य है या कोई विवेच्य बिंदु है जिसकी आप विवेचना करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आप कुछ समझाना चाहते हैं, है ना। तो उदाहरण, तर्क आदि से पुष्ट करते हुए प्रवाहमयी सहज अभिव्यक्ति शैली में, यह बात बड़ी ध्यान रखिएगा, सहज अभिव्यक्ति, प्रभावमयी और मौलिक, यह बात आपको बार बार याद करनी है। यह बात अब तो याद ही रखिएगा, चाहे संक्षेपण हो, चाहे पल्लवन हो, या कोई भी ऐसे वाक्य जो हमको बढ़ा के बात करनी है, वहां पर अगर आपको परिभाषा के रूप में लिखना पड़े तो सहज अभिव्यक्ति, सरल अभिव्यक्ति, मौलिकता और एक तो सबसे इंपोर्टेंट है सार गर्भित। ये 4 वर्ण आपको याद रखने हैं। ये वर्ण को आप, ये शब्दों को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, चाहे वो पल्लवन हो, चाहे संक्षेपण हो, या आपके कोई भी ऐसे वाक्य जो आप बढ़ाना या छोटा करना चाहते हैं, इनकी परिभाषा में आपको शब्द लिखने ही होंगे, ठीक है। देखो, शब्दों को लिखने का तरीका होता है, शब्दों का हर एक शब्दों का अपना एक भाव होता है। बस जब हम, जो कोई भी आपका जो चेक करेगा एग्जाम, वो ये नहीं देखेगा कि आपने हिंदी कैसी लिखी है, वो ये जरूर चेक करेगा कि आपने हिंदी जो परिभाषा लिखी है या जो भी आप लिखने वाले हैं वाक्य, उसमें किन किन शब्दों का आपने प्रयोग किया, ठीक है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है। शब्द का अपना एक अर्थ होता है, शब्द का अपना जो अर्थ होता है उसकी वजह से भी आपको नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो फिर से मैं एक बार बात करूंगा इसके बारे में कि किसी भी निर्धारित विषय, उक्ति, विवेच्य बिंदु या कथन, ठीक है, को उदाहरण या तर्क आदि से पुष्ट करते हुए प्रभाव में, यह पहला शब्द, सहज अभिव्यक्ति शैली में, मौलिक और सार गर्भित विस्तार देना पल्लवन कहलाता है।
सार गर्भित विस्तार देना पल्लवन कहलाता है। वजह यह है, आपको एक शब्द या आपको एक वाक्य दे दिया जाता है। मान लीजिए आपको बोला गया, क्या बोला गया कि भागते भूत की लंगोटी सही। ये आपको क्या दे दिया, एक लोकोक्ति दे दी, ठीक है, भागते भूत की लंगोटी सही। अब ये क्या है, ये आपको एक दिया गया वाक्य है जो एक लोकोक्ति है, और आपसे बोला जाए कि इस पर आप पल्लवन कीजिएगा। इस इस वाक्य को लेकर आपको इसका पल्लवन करना है। अब इसमें क्या क्या मेन होता है कि जब भी आप पल्लवित करें तो आप किसी भी कहानी या ऐसे कोई उदाहरण जो इससे संबंधित हो उससे लेकर भी आप इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकते हैं। देखिए, जब भी पल्लवन जो किया जाता है वो हमेशा ब्यास शैली में किया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ब्यास शैली में। जबकि जो संक्षेपण होता है, देखिए संक्षेपण तो समझ में आ रहा है, संक्षेपण मतलब होता है कि शब्दों को कम से कम करना, संक्षेप करना, ठीक है, मिनिमाइज करना। तो जब मिनिमाइज की बात आती है, संक्षेपण की जब बात आती है, उसे हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं समास शैली में, ठीक है। तो शैली दो प्रकार की हो गई, एक होती है ब्यास शैली और एक होती है समास शैली। समास शैली मतलब संक्षेपण, संक्षेपण मतलब समास, सा पे संक्षेप, सा से समास। तो अगर हम ऐसा करें तो ज्यादा बेटर है, सा से संक्षेपण, सा से समास, याद रखने वाली बातें हैं। अगर हम बात करें पल्लवन की तो वो होता है ब्यास शैली में, हमेशा लिखा जाता है। अब बात करते हैं भागते भूत की लंगोटी सही, और इसको किस में लिखना है, पल्लवन मतलब उसकी ब्यास शैली, बढ़ा के लिखना है। तो यहां पर सबसे मेन बात जो होती है कि आपको हर एक जो आपका पैराग्राफ दिया है उसको बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से उसकी जो मूल बातें होती हैं, जिसमें लेखक को स्पष्ट रूप से आपको बताना है कि आपने जो सोचा वही मैंने लगभग इसमें लिखा हुआ है, ये बात तभी आएगी जब आप उस वाक्य को या उसमें दिए गए शब्दों को बार बार पढ़ेंगे। बार बार पढ़ने से आपकी दो चीजें समझ में आ जाएंगी कि इसमें मेन बात क्या है, मतलब मूल बात क्या है, और इसमें जो बाकी जो शब्द हैं जो इसमें दिए हैं उसका आप प्रयोग कैसे अपने उदाहरणों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है 3 नंबर का आता है, 3 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, पल्लवन को समझाइए, केवल 3 मार्क्स का है। तो मैं आपको बता दूं तो ये जो लिखा हुआ है पल्लवन कहलाता है, इसकी जो परिभाषा जो लिखी हुई है कि किसी निर्धारित विषय जैसे वाक्य, उक्ति, विवेच्य बिंदु को अपने उदाहरणों और तर्कों के माध्यम से सरल सहज अभिव्यक्ति में मौलिकता के साथ सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया जाए, उसे पल्लवन कहते हैं। ये आपका 3 नंबर में आता है। ये कितना हुआ, केवल 3 नंबर में आएगा, बस आपको इतना ही लिखना है, इसमें कोई बात नहीं करनी है बाकायदा। अब बात करते हैं आगे, अगर ये क्वेश्चन आता है आपके ज्यादा नंबर है, 15 नंबर में आ गया, या किसी अन्य जो नंबर थोड़ा बढ़ के आते हैं, तो वहां पे आप क्या करेंगे, तो वहां पे आपको इसकी विशेषताएं लिखनी पड़ती हैं। विशेषताओं के माध्यम जैसा ही होता है कि भाई क्या क्या विशेषताएं हैं, तो भाई ये जो पल्लवन होता है मतलब 100 से लेकर 125 शब्दों के बीच में लिखा जाता है। अन्य पुरुष में मेन है इसका, अन्य पुरुष में लिखा होना ही चाहिए, ठीक है। अन्य पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष कुछ नहीं होता है कि आपको मैं और हम का प्रयोग नहीं करना, ना तो मैं ना हम, इसका प्रयोग नहीं करना। वह, वे, उसका, इस प्रकार के शब्दों का वह, वे, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोग उसमें करते हैं। तो ये जैसे आपको पता है कि थर्ड पर्सन जो होता है उसे बोलते हैं अन्य पुरुष। जो लोग इंग्लिश मीडियम के भी हैं जो स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बता दूं कि अन्य पुरुष मतलब होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है भाई, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, मतलब इसे जो होते हैं आई, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन क्या हो गया, यू। तो इन शब्दों का आपको इसमें प्रयोग नहीं करना है। अन्य, ही, शी, ठीक है, दे, इनका आप प्रयोग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने लिखा, अभी आपने समझा कि अन्य पुरुष में किया जाता है, तो इस शब्दों की सीमा निर्धारित कीजिए, कम से कम जो आपके मूल भाव है पहले उनको लिखें, ठीक है। उसी से संबंधित जब आपके शब्द समाप्त हो जाएं तो गौण जो शब्द इसमें बचे हुए हैं, आपको लगता है कि मैंने मूल बात इसमें लिख ली है, अब बचा क्या आपका यहाँ पे गौण में बचा, मतलब कम प्रधान शब्द जो बचे हैं आप उनको लिखकर पल्लवित कर सकते हैं। तो पल्लवन का तरीका यही होता है कि आप अनावश्यक बातों को ना लिखें जो आपकी मूल बातों से कहीं और ले जाए, ठीक है। तो चीजों को ध्यान रखिए, पल्लवन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बढ़ा चढ़ाकर लिखें तो ऐसा लिख दें कि वो आपको लिखा कुछ और है, आप बता कुछ और रहे हैं। चीजों को स्पष्ट कीजिएगा, स्पष्टता इसका मेन मुद्दा है भाई। जब तक लेखक को वो स्पष्ट ही नहीं कर पाएंगे आप भले उसको एक पेज में लिख दें, वो काम नहीं करने वाला, आपको कहीं ना कहीं उसमें राइटिंग प्रॉब्लम आएगी।
ठीक है, तो हम जैसे बात करते हैं भागते भूत की लंगोटी से ही, अगर आपको इस पे लिखने को आ गया, बताइए पल्लवित कीजिए इसको, तो क्या करेंगे? दो चीजें, जैसा आपको बताया गया कि शब्द को समझ में नहीं आ रहा है, बार बार पढ़िए, सोच कीजिए कि भाई कहां पर मैं ऐसी प्रॉब्लम कर रहा हूं कि मुझे समझ में आएगा। देखिए, भागता भूत और लंगोटी से, जो कोई इंसान भाग रहा है और उससे हम क्या ले रहे हैं? लंगोटी, मतलब जो हाथ में आ जाए। ठीक है, मतलब इसका मूल शब्द क्या है? मूल शब्द ये देखिए क्या है कि भाई आज जो है क्या कोरोना काल चल रहा है, सभी के लिए आया है वो तो, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड से जो है प्रॉब्लम में है, तो इसमें क्या चाहिए हमें? जो मिल जाए भाई, सरवाइव तो आपको करना है, हमें करना है, आपको करना है, तो आप क्या चाहते हैं? कुछ भी मिले भाई, पहले मिल जाए मुझे आज। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? लंगोटी सही। तो मूल भाव क्या है इसमें? उसमें मूल भाव है लंगोटी सही, मिलना। आज के जीवन को हम जो बढ़ा रहे हैं, हम जो हम पढ़ाना चाहते हैं आपको, वो यही है कि मूल भाव क्या है? मिलना। अब बात करते हैं भागता भूत, ये क्या इसका गौण है? अब पहले बात करेंगे मूल भाव की, कि जो कवि या जो लेखक के माध्यम से बात की जा रही है कि आज के युग में, ठीक है, आज का युग मतलब अभी जो कोरोना काल का जो काल है, इस काल में हमें जो मिले वो हमारे लिए बेटर है, हमें अब सरवाइव करना है। ठीक है, आगे क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम है वो हमें सर्वाइविंग की बात कर रहा है। तो ये इसका मूल मुद्दा था। भागता भूत मतलब ये हुआ कि हमें जो मिल रहा है, जो मिल रहा मतलब है अभी हम मेंस दे रहे हैं, ये आपका सपना है कि मेंस देके आप इंटरव्यू देके आप अपने जो पोस्ट आप चाहते हैं वहां तक पहुंचे। लेकिन मान लीजिए ऐसे बच्चे जिनका सपोज किसी भी कारण से अभी प्री नहीं निकला, तो वो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तो वो भागता भूत हो गया, भाई जो वैकेंसी आए पहले उसको पकड़ो। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 2020 आपकी प्रीलिम्स का जो आपका है वो आ चुका है, और उससे अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट क्लासेस में आपको 1 जनवरी 2021 से आपको रेगुलर उसकी क्लासेस मिलेंगी। तो ये अब ये भागता भूत नहीं है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप ही की चीजें हैं, आपको याद रखना है कि नेक्स्ट क्लासेस में ये चीजें आपको मिलेंगी। चलिए बात करते हैं आगे, फिर आते हैं। तो पल्लवन की कुछ विधियां होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, जैसा मैंने काफी बार बात की है, इसमें हम बात करेंगे कि पल्लवन कुछ और नहीं वरन, ये देखिए, बीज से वृक्ष का बनना, बिंदु से वृत्त का बनना, कली से फूल का बनना, अथवा लौ से आलोक परिधि बना देने की सहज प्रक्रिया है। ये क्या है? कुछ नहीं है, एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, छोटी सी लौ से आपका प्रकाशमय हो जाता है पूरा कमरा या घर। ठीक है, आप एक बिंदु से ऐसे पूरा अपने व्रत बना दिया, तो ये सब क्या है? छोटी सी चीज को लेकर उसी अभिव्यक्ति में, उसी मौलिकता के साथ, स्पष्ट भाषा के साथ आपने उसको बड़ा कर दिया, यही आपका पल्लवन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। छोटे से वाक्य या वाक्य खंड में जो विचार बंद पड़े हैं उन्हें खोल देना या उन्हें फैला देना, प्रस्तुत विस्तृत कर देना, यही पल्लवन है। कैसे? आप अगर देखें, जब आपको सोचते हैं कि ये क्या करें, ठीक है, आपका विचार एक आता है, फिर आप उस विचार को लेकर अपनी आगे की जो फ्यूचर की जो प्लानिंग है, जब आप उसको करने लगते हैं, वो प्लानिंग आपका पल्लवन कहलाती है। ठीक है, तो एक छोटे से आपके बंद पड़े दिमाग में या आपके विचार जो हैं वो बंद हैं, जब आप उनको खोल देते हैं, मतलब आप उनको आगे फ्यूचर में प्रस्तुत करने वाले हैं, तो एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, बड़े भाव में प्रस्तुत करते हैं, बस वही पल्लवन है। ये केवल मैं आपको समझा रहा हूं कि ताकि आपको माइंड में वो बात आए, जब आप लिखने बैठते हैं तो इतना सारा याद करते हैं। ठीक है, कब तक याद करेंगे? ठीक है, कुछ चीजें माइंड से भी लिखी जाती हैं, ये आप जानते हैं, जिन लोगों ने मेंस दिया है वो अच्छे से जानते हैं कि चीजों को हमेशा रटा नहीं जाता। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर हमारे दिमाग में अगर एक बार बसी हुई हैं, हम लिखते जाते हैं। ठीक है, समय कम पड़ जाता तब भी हम लिखते जाते हैं, लेकिन जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीज आपको याद भी करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा आपको कहां चीजें याद करनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब आते हैं इसके एक और शब्द के ऊपर, जो होता है भाव पल्लवन। मैं आपसे कहा था कि पल्लवन हो या भाव पल्लवन हो या आपका विस्तारण हो या भाव विस्तारण, बातें की है। देखिए, पल्लवन के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, भाव पल्लवन। बस बात वही है, अभी तक हम बात कर रहे थे कि भाई बढ़ाना है, ब्याज शैली में लिखना है वो तो, लेकिन अब बात करने भावों को। तो जो आपके लेखक ने जो आपके भाव बताए हैं, या आज को जो क्वेश्चन लिखा है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, बस जब हम उस भाव को एक पल्लवित करते रहते हैं, उसे बोलते हैं भाव पल्लवन। सब कुछ वही, बस थोड़ा शब्द का अंतर है, वो है भाव। तो इसको देखकर कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो भाव पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना। मैंने बताया आपको कि पल्लवन तो करना ही है, लेकिन किसका? भाव का करना, उसकी फीलिंग का पल्लवन
पल्लवन करना है। तो किसी भाव का विस्तार करना है, इसमें किसी उक्ति, कोई भी वाक्य सूत्र, कोई भी कहावत, लोकोक्ति आदि ऐसे कुछ भी हो सकता है, उसके अर्थ को आपको विस्तार करना है। ठीक है, तो अर्थ को विस्तार करने से जो प्रस्तुत किया जाता है, जब हमें किसी उक्ति में, किसी उक्ति मतलब होता है कथन में, और उस कथन में दिए गए जो भाव हैं, ठीक है, तो भावों को स्पष्ट करना पड़ता है। इस विस्तार की आवश्यकता तभी होती है जब मूल भाव संक्षिप्त हो। देखिए, आपसे क्यों बोला जाता है कि इसको पल्लवित कीजिए, क्योंकि इसे पता है कि इसमें बातें बहुत छोटी रूप में लिखी हुई हैं। अब आपको एक लाइन में ऐसे शब्द दिए गए हैं कि वो बहुत टिपिकल हैं, पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो कि मैं क्या समझूं पहले तो उसको जल्दी से। तो कब क्या होता है कि आपको ऐसे चीजों में आपको बार बार पढ़ के उसके भाव निकालने पड़ते हैं, मूल बातों को लेकर मूल बातों को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वाक्य छोटे छोटे लिखने होते हैं, वाक्य इतने लंबे लंबे ना कर दें कि वो कहीं से आपने लिखना स्टार्ट किया, कुछ भाव को लेकर स्टार्ट किया और वो भाव कहीं और निकल जाए। तो छोटे छोटे वाक्यों को स्पष्ट रूप से सरल और सहज अभिव्यक्ति में लिखें, मौलिकता के साथ उसको सार गर्भित करना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। मूल भाव और गौण भाव दोनों को पकड़कर चलना है, दोनों को आपस में बॉन्डिंग ऐसी ना हो जाए कि दोनों अलग अलग हो जाएं, बॉन्डिंग तो आपको रखनी पड़ेगी साथ में उसके। ठीक है, तो यहां पे क्या उसको क्या कहते हैं, भाव पल्लवन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ये 3 मार्कर ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि भाव पल्लवन को समझाइए। तो सिंपल सी बात है, जैसा आपने पल्लवन के बारे में बात की, बस यहां पर होता है कि किसी कथन, उक्ति, सूत्र में दिए गए भाव को विस्तार पूर्वक लिखना भाव पल्लवन कहलाता है। बातें वही हैं, सब कुछ वही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नियमों की कि क्या क्या नियम होते हैं कि जब हम किसी संक्षिप्त उक्ति को या कथन को हम जब विस्तार दे रहे होते हैं तो क्या क्या नियम हैं। तो जैसे नियम मैंने आपको काफी नियम मैंने आपको बताए थे कि इसमें आपको कम से कम 100 से 125 शब्दों के बीच में लिख दीजिएगा, या फिर जैसा आपको उसमें लिखा गया हो वैसा लिखिएगा। ठीक है, वाक्य छोटे छोटे लिखें, अन्य पुरुष में लिखें, सुस्पष्ट वाक्य हो, और जो भाव हो वो भाव आपके बदलने नहीं चाहिए लेखक से। ठीक है, ऐसा ना हो कि लेखक किसी और भाव के कारण आपको शब्द लिखा, वो जो वाक्य लिखा है, और आप किसी और भाव में उसको ले गए। तो ध्यान रखिएगा, ये सब नहीं करना है। उसमें किसी की आलोचना, किसी लेखक या किसी कवि की आलोचना नहीं करनी है, भले वो वाक्य कैसा भी दिया हो, आपको वहां पे पॉजिटिव माइंड के साथ उसको लिखना है। ये सबसे मेन मुद्दा यहां पे होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो नियम की बात करें तो पल्लवन के मूल अवतरण मतलब जो लिखा गया है उसके वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा पढ़ना चाहिए? क्योंकि उसका जो मूल भाव है वो आपको समझ में आ जाए, ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्या होता है, मूल भावों के नीचे कुछ कथन और होते हैं। मूल भाव होता है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कथन ऐसे होते हैं जो मतलब प्रमुख तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंस उनकी भी दी जाए। ठीक है, तो उनके नीचे जो दबे गए जो और गौण तत्व हैं उनको भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीजें इसमें दी हुई हैं, ताकि उसके माध्यम से भी आप उस वाक्य को स्पष्ट कर सकें। तो बस वही सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ सेकंड पॉइंट है, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा भी कीजिए। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं, मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद, जब आपने इनको समझ लिया, अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक एक करके सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ कीजिए। क्यों ऐसा किया गया? ताकि आप अपने भावों से कहीं भटक ना जाएं। ठीक है, तो जो विचार आपको आ रहे हैं, जो एक एक करके उसको लिखते जाइएगा। पहले मूल विचारों को, लेखक ने इसमें क्या सोच के इसको लाइन को लिखा है और हम उसको क्या सोच के लिख रहे हैं, ये बात पहले मूल होनी चाहिए। फिर जब आपको लगता है कि अब ये बात मेरी स्पष्ट हो चुकी है, अब उसमें कौन से शब्द या वाक्य और रह गया है उसको भी लिखना आपको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बस वही है कि एक एक करके सभी निहित विचारों को अनुच्छेद में लिखना आरंभ कीजिए, ताकि कोई भी भाव और विचार छूटने ना पाए। ऐसा ना हो कि आपने बहुत अच्छा लिखा लेकिन उसमें आपने मूल विचारों को लिखा, अच्छा लिखा, लेकिन गौण आपके जो आपके शब्द रह गए थे आपने उसके बारे में ना लिखा। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर आपने नहीं लिख पाया गौण विचारों को, तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं कट होंगे।
यकीन मानिए, क्योंकि वो जानता है लेखक किसने मूल भाव तो लिखा है, लेकिन जो गौण तत्व इसमें होने हैं, जो होते हैं इसमें गौण तत्व, उसने इसको नहीं लिख पाया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स काटेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चीजों को समझिए, बातों को। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, अर्थ और विचार का विस्तार करते समय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब उसका आप अर्थ कर रहे हो, उसका विस्तार कर रहे हो, तो पुष्टि में जहां तहां ऊपर से कुछ उदाहरण व तथ्य भी दिए जा सकते हैं। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपने एक शब्द, जो आपको लाइन दी हुई है, आपने उस लाइन को पढ़ा और आपको लगता है कि इस लाइन को पुष्ट करने के लिए, सुस्पष्ट करने के लिए मुझे और कहीं ना कोई किस्सा, कहानी टाइप का जो होता है, या आपकी कहावतों के माध्यम से मुझे समझाना है इसको, तो आप समझा सकते हैं, बजाय क्योंकि आपको लिखा गया है कि इसको पल्लवित कीजिए, समझाइए इसको तरीके से, बड़े उसमें विस्तार रूप में इसको समझाइए, व्यास शैली में समझाइए। ये आपको कहा गया है, और आपको जब कहा गया है तो उसको करिए, लेकिन उसके मूल भाव बदलने नहीं चाहिए। आपकी जो भी कहानी है, जो भी आपकी उक्ति है, लोकोक्ति है, कहावत है, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें मूल भाव बदलने नहीं चाहिए। ये इसका मेन होता है। ठीक है, तो बस वही है कि अर्थ और विचार का विस्तार करते समय पुष्टि में जहां तहां ऊपर से कुछ उदाहरण व तथ्य भी दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता, सरलता होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि ये शब्द बार बार आएंगे, स्पष्टता, मौलिकता, सरलता, सहजता और सारगर्भित, ये शब्दों का आपको प्रयोग करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, वाक्य छोटे छोटे। मैंने कहा था कि जब भी आप करें विस्तार तो वाक्य छोटे हों, लंबे नहीं होने चाहिए, तो वाक्य छोटे हों, भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकृत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा ना करना ही श्रेयस्कर है। वजह क्यों? क्योंकि जब आपको जो शब्द या जो लाइन दी हुई है वो खुद अपने आप में थोड़ी टिपिकल है, और उस टिपिकल को आप सरल भाषा में लिखेंगे, थोड़ा विस्तार तो करेंगे, और उस विस्तार में भी आप अलंकारों का प्रयोग भी कर दें या अलंकृत भाषा का प्रयोग कर दें, फिर उसको कौन समझाएगा? फिर आप उसको समझाने बैठ जाएंगे कि मैंने जो लिखा है वो इस कारण से लिखा है। तो हमें अपना कारण नहीं लिखना है उसमें, हमें जो कवि या लेखक ने जो लिखा हुआ है उसको समझाना है, हमें अपनी भाषा को समझाना नहीं है। यहां पे बात समझ में आ रही है? तो अलंकृत भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ठीक है, अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अप्रासंगिक मतलब यह होता है कोई ऐसी बात आप उसमें ना लिख दें जिससे कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी वाला माध्यम हो। कंट्रोवर्सी मतलब यह होता है कि आप और जो चेक कर रहा है उसके मध्य कुछ ऐसी वाद वाली बात ना हो जाए कि ऐसा इसने क्यों लिखा, जबकि यहां लिखने का कोई औचित्य ही नहीं था। ठीक है, ऐसी कोई बात वहां पे ना हो। तो अनावश्यक बातों को, किसी की जो आलोचना करना, ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी है। जो हो वो पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव भी हो तो वो पॉजिटिव वे में लिखा जाए तो वो भी आपका साथ देगा। ठीक है, तो वो भी आपको नंबर दिलाएगा, लेकिन हर बार आपको नेगेटिव पॉइंट पे नहीं जाना है। आलोचना बिल्कुल मत कीजिएगा किसी भी कवि की। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो चेक कर रहा है वो उस कवि का बड़ा प्रशंसक हो और वो आपका दिक्कत कर दे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बातों को, अप्रसंग बातों को, अनावश्यक विस्तार और उल्लेख आपको नहीं करना है। लेखक के मूल या गौण विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण का होना चाहिए। मैंने कहा था आपसे, टीका टिप्पणी आलोचना नहीं करना है। जो लेखक ने लिखा है उसी की बातों को उसी के भाव में आपको बस विस्तार पूर्वक समझाना है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पल्लवन की रचना अन्य पुरुष में। मैंने आपको बताया था अभी कि अन्य पुरुष क्या होते हैं। ठीक है, आई और वी, मैं और हम और तुम, मैं, हम, तुम, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। वह, वे, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? वह, वे, इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, इसे कहते हैं थर्ड पर्सन। पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समाज शैली की नहीं, क्योंकि समाज शैली का प्रयोग हम संक्षेपण में करते हैं, पल्लवन में नहीं करते। ठीक है, अथवा विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। बार बार आप कोई चीजें आपकी हैंड रिटन में होनी चाहिए कि मैं अगर एक आपकी लाइन है उसको मैं कितना बड़ा, कितने अच्छे से, कितनी कहानी के साथ, लोकोक्ति के साथ, कहावतों के साथ या अपने किसी थॉट के माध्यम से मैं लिख सकता हूं। ये चीज आपको है, ये कोई शिक्षक आपको नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये सिखाने वाली चीजें नहीं होती मेरे मित्रों, ये केवल आपके थॉट होते हैं। आप प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं और प्रशासनिक अधिकारी से ये अपेक्षा की जाती है कि इसके थॉट अन्य लोगों से अलग हो। ठीक है ना, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू आपका नहीं होता है, आपके थॉट का होता है, आपके ज्ञान का होता है।
ठीक है, तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अभ्यास आपके लिए होना चाहिए। तो पल्लवन निबंधात्मक का गुण होना चाहिए कि ये भाई पल्लवन है, विस्तार करना है, तो ऐसा तो गुण हो कि हमें निबंध लिखने का क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। बजाय एक तो जो आपका छठवां जो प्रश्न पत्र है वो आपका निबंध का है, ठीक है, जिसमें आपको 1000 शब्दों में फिर 250-250 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, ठीक है, 100 नंबर का पूरा होता है। तो जब ये गुण है तो वो आपको बड़े आसानी से वो जो 100 नंबर आपको दिलाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज आपको इसमें जो नियम, जो शर्तें, जो आवश्यक जो बिंदु हैं पल्लवन के मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपको लिखना है। अब बात करते हैं भाव पल्लवन और भावार्थ में क्या अंतर होता है। देखिए बात करते हैं भाव पल्लवन क्या है। मैंने आपको समझाया कि अपने निहित भावों को विस्तार देना भाव पल्लवन होता है। भले वो विस्तार जो देना है वो सरल सहज अभिव्यक्ति में देना है और आपको छोटे छोटे वाक्यों में सारगर्भित होना चाहिए। ये आपका क्या है, भावार्थ, सॉरी भाव पल्लवन। अब शब्द आया है एक भावार्थ, बड़ा शब्द है भावार्थ। इस प्रसंग का भावार्थ ये है, इस शब्द का भावार्थ ये है। ये क्या है भावार्थ? तो सिंपल सी बात है, भाव अर्थ। क्या बात है इसमें? भाव अर्थ। तो जब ये भाव अर्थ है तो भाव पल्लवन क्या है समझिए। जब हम एक लाइन को विस्तार दे रहे हैं तो उसे कहते हैं भाव पल्लवन, उसमें लिखित भावों का विस्तार कर रहे हैं। और भावार्थ मतलब होता है एक शब्द को सीमित मात्रा में लिखना। अगर एक जैसे शब्द है और उसमें बताऊं भाई ये क्या होता है, तो अब आप देखिए, जब कोई छोटा बच्चा से कोई पूछ लेता है कि ये क्या होता है, ये कैमरा क्या है ना, कैमरा क्या है, तो बता दो कैमरे के एक बता दो डेफिनेशन कि भैया ये जो कैमरा है आपके फोटो लेने के लिए काम आता है, और ये जो भी आप आपको जो उसको बताना चाहते हो वो आप उसको बता सकते हो। लेकिन मेन ये है कि भाव पल्लवन अगर आपको करना है तो फिर आपको सब कुछ बताना पड़ता है, एक चीज उसकी पॉइंट आउट करनी पड़ती है। तो ये भाव पल्लवन, विस्तार करना भाव पल्लवन। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती भाव पल्लवन की, आपको करना होता है, करते जाते हैं। अपने कहानी प्रसंगों के माध्यम से, अपने लोकोक्ति के माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन भावार्थ में शब्दों की सीमा होती है, आपको छोटे छोटे चीजों में आपको लिखना होता है भावार्थ में। कैसे समझिए, भावार्थ में भाव विस्तार की एक सीमा होती है जो मैंने आपसे कहा, जबकि भाव पल्लवन में इसकी कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। भाव पल्लवन विस्तार है, व्यास शैली है, उसमें क्या सीमा देंगे आप। भावार्थ में किसी भी उक्ति मतलब कथन, ठीक है, अथवा सूक्ति के केंद्रीय भाव को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसमें मूल भाव को व्यक्त करना होता है, इसे विस्तार देना नहीं होता। जैसे आपसे बोला जाए कि भाई क्या बोला कि कोई भी एक परिभाषा, मान लीजिए कोई परिभाषा की बात कर लें, संधि बात करें, किसी बच्चे ने पूछ लिया संधि क्या होती है, तो बस आपको केवल यह बताना है कि दो वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है उसे संधि कहते हैं, बस ये है। तो ये क्या है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका भावार्थ हो गया, एक उसकी परिभाषा हो गई। आपने इसको विस्तार नहीं दिया है, आपने केवल एक लाइन में उसको समझा दिया कि भाई दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, हो गया आपका भावार्थ। लेकिन जब ये बात करें उसके किसमें, भाव पल्लवन में करें, तो फिर उसके सब चीजों को, संधि का मतलब ये होता है खुद एक व्यंजन संधि का शब्द है, इसमें इतने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग, फिर स्वर के अंदर ये, तो ये क्या है, ये इसका भाव पल्लवन है। एक तरीके बता रहा हूं आपको आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा ये वाली बातें, है ना। तो ये भावार्थ और भाव पल्लवन में अंतर। चूंकि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि ये अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाव पल्लवन क्या है, या पूछा जाता है कि भावार्थ क्या है, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन आपको लिखा दी है। या फिर आपसे पूछा जाए भाव पल्लवन और भावार्थ में अंतर समझाइए, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आप उसको समझा सकते हैं। कैसे कि भाई भावार्थ में सीमा निश्चित होती है, भाव पल्लवन में सीमा निश्चित नहीं होती, आप उसको विस्तार करना होता है, ठीक है। भाव पल्लवन में सूत्र, वाक्य, सूक्ति का विवेचन तब तक किया जा सकता है जब तक लेखक का मूल मंतव्य पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाता। जैसा आप समझे कि परिभाषा स्पष्ट नहीं करना है हमको, परिभाषा लिखना भावार्थ हो गया, लेकिन उसको भी स्पष्ट करना है आपके। जब तक आप ये नहीं सोच लेते कि नहीं, जब तक लेखक ने जो लिखा है मैंने उसको नहीं लिख दिया है, तब तक आपको लिखना है कि भाई मेरा जो मत है, जो मेरा भाव है, वो आपका भाव जो है उसी के अनुरूप चल रहा है। तो ये कहता है भाव पल्लवन, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होना, तब तक उसे कई अनुच्छेदों में लिखा जा सकता है, मतलब कितने छोटे छोटे वाक्यों में लिखा जा सकता है। भावार्थ में सूक्ति का मूल अर्थ देने की अपेक्षा की जाती है,
ठीक है, तो ये आपको बातें याद रखनी है, पॉइंट आउट आप कर लीजिएगा। जब जब मैं थोड़ा सा हटता हूं तो उसको आप हो सकता है स्क्रीनशॉट, लेकिन कोई बात नहीं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल पर आइएगा, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मैं आपको पीडीएफ ये दे दूंगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। अपनी राइटिंग में लिखने से क्या होता है, तो चीजें याद हो जाती हैं, चीजें हमेशा याद रहती हैं। अगर आप कोई पॉइंट भूल भी जाते हैं ना, तो पॉइंट आपको याद रहता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा उसकी पीडीएफ लेके अपने अपने खुद के नोट्स बनाइए। हो सकता है आपको इसमें कुछ और चीजें आप खुद अपने मन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मूल भाव नहीं जाना चाहिए, मेन ये है। भावार्थ में केवल मूल भावों को लिया जाता है, जबकि भाव पल्लवन में मूल और गौण दोनों भावों को दिया जाता है। इस प्रकार भावार्थ सीमित शब्दों में केंद्रीय भाव को स्पष्ट करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई भाव जो है जो केवल सीमित होता है, जबकि जो भाव पल्लवन होता है ना, वो असीमित होता है। मतलब ये हुआ कि जब आप जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया हुआ था कि भाई भागते भूत की लंगोटी सही। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बोला कि भाव पल्लवन करें या पल्लवित कीजिए, तो मैंने आपसे कहा था कि मूल बात क्या है कि आज के कोरोना युग में, या जो काल में, युग तो नहीं कहेंगे, काल कहेंगे, कुछ समय के लिए होता है, तो इस काल में हमें जो मिले, मतलब हमें केवल अपनी जीविका को चलाने के लिए या अपने जो पोजीशन जो आप चाहते हैं पद को प्राप्त करने के लिए, जहां से भी हमको मैटर मिले, जहां से भी हम पढ़ पाए, जो नेक्स्ट क्लासेस आपको ये दे रहा है, दोनों चीजें, मैटर दे रहा है, आपको क्लास दे रहा है फ्री में, तो अब वहां से मिले, तो ये क्या है, जो कुछ मिले, जो मिल जाए। अब भागते भूत के मतलब क्या हुआ कि जहां से भी मिल जाए, भाई आप दो, कहीं से लो, कैसे भी लो, जो मिले ले लो, उसे कहते हैं भागते भूत की लंगोटी से। तो आपने इसको मूल भाव लिखा, आपने इसका गौण भाव भी लिख लिया, दोनों को इकट्ठा कर लिया, ये आपका भाव पल्लवन हो गया। ठीक है, तो ये आपकी जो क्लासेस है, नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से आपको पूरा, मैं समझता हूं कि पूरा आपको यहां पर मैं हिंदी से संबंधित चीजों को आपके सामने रखूंगा, और इसके अलावा आपको जो भी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो 4 आपके और जो बचे हुए हैं प्रश्न पत्र, उनको भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो पिछला जो भी आपका, चाहे वो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हों पिछले ईयर्स में, पिछले मतलब ऐसा नहीं लास्ट ईयर, और जितने भी आपके ईयर्स जो अभी तक हुए, मतलब 2000 के बाद, मैं कोशिश करूंगा 2000 के बाद आपके जो भी ईयर्स में आपका पीएससी जो मेंस हुआ है, उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा उन सारे क्वेश्चन को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की, और उनके आंसर आपको कैसे लिखने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जैसे अपने कल बात करेंगे संधि समास की बात करेंगे, तो संधि में कैसे किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि आपको दिया जाता है, मान लीजिए आपको लिखा जाता है हिमालय, ठीक है, और बताइए, तो ये क्वेश्चन क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया इसने 3 नंबर में कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, हिमालय इक्वल टू हिम प्लस आलय, आपने लिख दिया, और आज सोचते हैं कि हमारे 3 नंबर पूरे हो गए। क्या वास्तव में आपको लगता है कि इसमें आपको 3 नंबर मिलने चाहिए? सोचिए बात को, क्या वास्तव में आपको लगता है इसमें 3 नंबर मिलने चाहिए? नहीं लगेगा। आपको सोचेंगे कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो और लिख देता मैं, ये आया कैसे, कम से कम ये लिख देता मैं कि कैसे आ गया, मैंने कैसे कर दिया, तो आपको मिलते। ये बातें हम जरूर करेंगे कि कैसे चीजों को छोटे छोटे माध्यम से लिखें, लेकिन पूरा स्पष्ट लिखेंगे। संधि में मैं आपको सब सिखाऊंगा, कैसे नंबर आपको 3 में से 3 मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्या कारण है उन चीजों का कि आप वो चीज नहीं लिखते हैं जिससे आपके नंबर कट जाते हैं। जो लोग आपके पिछले इंटरव्यू तक पहुंचे हैं लेकिन सिलेक्शन किसी न किसी कारण से नहीं हो पाया, वो कारण यही है। हम 3 नंबर में लिखते हैं लेकिन अधूरा, 3 नंबर में हम सोचते हैं कि पूरा लिखा है, लेकिन जब बातों को स्पष्ट रूप में देखा जाए तो खुद आपको लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा मैं और चीजों को यहां पे ये अगर लिखता तो मुझे आधा नंबर या 1 नंबर मुझे और मिलता। और आधे 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है दोस्त, आधे 1 नंबर से कभी कभी वो पद नहीं मिलता जो हम चाहते होते हैं। ये सब चीजें को खेल है, आधा और 1 नंबर का खेल है, वो सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा संधि समास में। ठीक है, तो मैं आज के लिए आपसे विदा चाहूंगा, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे संधि और समास के बारे में। कोशिश करूंगा संधि पहले आपको पढ़ाऊंगा, संधि से संबंधित पूरी बातें, चाहे स्वर हो, व्यंजन हो, विसर्ग हो, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या आपको लिखना है, अगर आप उसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे तो कैसे उसको कम से कम शब्दों में बिना परिभाषा के भी आप उसको समझा सकते हैं। मैं ये सब बातें आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।